चैप्टर 15 दबाव। ये फिर से वसंत ऋतु की छुट्टियों का समय था। जब मैं सोमवार की सुबह उठा तो मैं कुछ सेकंड के लिए बिस्तर पर लेटा रहा और इस बात को आत्मसात करता रहा। पिछली वसंत ऋतु में मुझे भी एक पिशाच ने शिकार बनाया था। मुझे उम्मीद थी कि यह किसी तरह की परंपरा नहीं थी। मैं पहले से ही लापुश में चीजों के पैटर्न में ढल रहा था। मैंने रविवार को ज्यादातर समय समुद्र तट पर बिताया, जबकि चार्ली ब्लैक के घर पर बिली के साथ घूमता रहा। मुझे जेकब के साथ होना था, लेकिन जेकब के पास दूसरे काम थे, इसलिए मैं चार्ली से राज छिपाते हुए अकेले ही घूमता रहा। जब जेकब मुझसे मिलने आया तो उसने मुझसे इतनी बार धोखा देने के लिए माफ़ी मांगी। उसने मुझे बताया कि उसका शेड्यूल हमेशा इतना पागलपन भरा नहीं था, लेकिन जब तक विक्टोरिया को रोका नहीं गया, भेड़िए रेड अलर्ट पर थे। अब जब हम समुद्र तट पर चलते थे तो वह हमेशा मेरा हाथ पकड़ लेता था। इससे मुझे जेरेड की कही बात याद आ गई, जेकब के बारे में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। मुझे लगा कि बाहर से देखने पर यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। जब तक जैक और मैं जानते हैं कि यह वास्तव में कैसा था, मुझे इस तरह की धारणाओं से परेशान नहीं होना चाहिए। और शायद वे परेशान भी न होते अगर मुझे नहीं पता होता कि जेकब को चीज़ें वैसे ही पसंद होती जैसी वे दिखती हैं। लेकिन जब उसका हाथ मेरे हाथ को गर्म कर रहा था तो मुझे अच्छा लगा और मैंने विरोध नहीं किया। मंगलवार की दोपहर मैं काम पर गया। जेकब अपनी बाइक पर मेरे पीछे पीछे आया ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं सुरक्षित पहुंच जाऊं, और माइक ने इस बात को देख लिया। क्या तुम लापुश के उस लड़के से डेटिंग कर रही हो? वह सोफोमोर है, उसने पूछा, अपने स्वर में नाराजगी को छुपाते हुए। मैंने कंधे उचका दिए। शब्द के तकनीकी अर्थ में नहीं। मैं अपना ज्यादातर समय जेकब के साथ बिताता हूँ, हालांकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। माइक की आंखें चतुराई से सिकुड़ गईं। बेला, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। वह आदमी तुम्हारे लिए पागल है। मुझे पता है, मैंने आह भरते हुए कहा। जीवन जटिल है और लड़कियां क्रूर होती हैं, माइक ने धीमी आवाज में कहा। मैं भी मानता हूँ कि यह धारणा बनाना आसान था। उस रात सैम और एमिली बिली के घर पर मिठाई के लिए चार्ली और मेरे साथ शामिल हुए। एमिली एक ऐसा केक लेकर आई थी जो चार्ली से ज्यादा सख्त आदमी को भी जीत सकता था। मैं देख सकता था जैसे जैसे बातचीत कई अनौपचारिक विषयों पर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी, चार्ली ने लापुश में गिरोहों के बारे में जो भी चिंताएं पाल रखी थीं, वे दूर हो रही थीं। जैक और मैं थोड़ी गोपनीयता पाने के लिए जल्दी ही बाहर निकल गए। हम उसके गराज में गए और रैबिट में बैठ गए। जेकब ने अपना सिर पीछे झुका लिया, उसका चेहरा थकावट से तमतमा रहा था। तुम्हें थोड़ी नींद की जरूरत है, जैक। मैं इसे अवश्य करूंगा। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी त्वचा मेरी त्वचा पर जल रही थी। क्या ये भेड़ियों वाली चीजों में से एक है? मैंने उससे पूछा। गर्मी, मेरा मतलब है। हाँ, हम आम लोगों की तुलना में थोड़े ज्यादा गर्म रहते हैं। लगभग 108, 109। मुझे अब कभी ठंड नहीं लगती। मैं बर्फबारी में भी ऐसे ही खड़ा रह सकता हूँ, उसने अपने नंगे धड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ बर्फ के टुकड़े बारिश में बदल जाते हैं और आप सब जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये भी एक भेड़िया वाली बात है। हाँ, देखना चाहते हो? ये बहुत बढ़िया है। उसकी आंखें खुली और वह मुस्कुराया। वह मेरे पास से दस्ताने के डिब्बे तक पहुंचा और 1 मिनट तक इधर उधर टटोला। उसके हाथ से एक पॉकेट नाइफ निकला। नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वह क्या सोच रहा था, मैंने चिल्ला कर कहा, इसे दूर रखो। जेकब ने हंसते हुए चाकू को वापस वहीं रख दिया जहां उसका होना चाहिए था। ठीक है, यह अच्छी बात है कि हम ठीक हो गए। जब आपको बुखार हो और आपको लगे कि आप मर चुके हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने 1 मिनट के लिए इस बारे में सोचा। उद्धरण चिन्ह ... और इतना बड़ा होना इसका एक हिस्सा है। क्या इसीलिए आप सभी क्विल के बारे में चिंतित हैं? वो और ये तथ्य कि क्विल के दादा कहते हैं कि बच्चा अपने माथे पर अंडा भून सकता है।
जेकब का चेहरा निराशाजनक हो गया। अब ये ज्यादा समय नहीं लेगा, कोई सटीक उम्र नहीं है। ये बस बढ़ता ही जाता है। और फिर अचानक वह रुक गया और कुछ पलों में वह फिर से बोल पाया। कभी कभी अगर आप बहुत परेशान हो जाते हैं या कुछ और होता है, तो ये जल्दी ही इसे ट्रिगर कर सकता है। लेकिन मैं किसी भी चीज के बारे में परेशान नहीं था, मैं खुश था। वो फूट फूट कर हंसा। ज्यादातर तुम्हारी वजह से, इसलिए यह मेरे साथ जल्दी नहीं हुआ। इसके बजाय यह मेरे अंदर बढ़ता ही गया। मैं एक टाइम बम की तरह था। तुम्हें पता है कि मुझे क्या गुस्सा आया? मैं उस फिल्म से वापस आया और बिली ने कहा कि मैं अजीब लग रहा था। बस इतना ही, लेकिन मैं बस गुस्से में आ गया। और फिर मैं फट पड़ा। मैंने अपने ही पिता का चेहरा लगभग फाड़ दिया। वह कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये वाकई बुरा है, जैक? मैंने बेचैनी से पूछा। काश मेरे पास उसकी मदद करने का कोई तरीका होता। क्या तुम दुखी हो? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, उसने मुझसे कहा। अब नहीं, क्योंकि तुम जानती हो, पहले ये बहुत मुश्किल था। वो इस तरह झुका कि उसका गाल मेरे सिर पर टिका हुआ था। वो एक पल के लिए चुप हो गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह क्या सोच रहा था। शायद मैं जानना नहीं चाहता था। सबसे कठिन काम क्या है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं मदद कर सकूं। सबसे मुश्किल हिस्सा है नियंत्रण से बाहर महसूस करना, उसने धीरे से कहा। ऐसा महसूस करना कि मैं खुद के बारे में निश्चित नहीं हो सकता, जैसे कि शायद तुम्हें मेरे आसपास नहीं होना चाहिए, जैसे कि शायद किसी को भी मेरे आसपास नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं एक राक्षस हूं जो किसी को चोट पहुंचा सकता है। तुमने एमिली को देखा है? सैम ने सिर्फ एक सेकंड के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण खो दिया। और वह बहुत करीब खड़ी थी। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह इसे फिर से ठीक कर सके। मैं उसके विचार सुनता हूँ, मुझे पता है कि यह कैसा लगता है। कौन दुर्स्वप्न राक्षस बनना चाहता है? और फिर जिस तरह से यह मेरे लिए बहुत आसान है, जिस तरह से मैं बाकी लोगों की तुलना में इसमें बेहतर हूँ, क्या यह मुझे एम्ब्री या सैम से भी कम इंसान बनाता है? कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं खुद को खो रहा हूँ। क्या ये कठिन है, खुद को फिर से पाना? शुरू में उन्होंने कहा, आगे पीछे जाने के लिए कुछ अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन मेरे लिए यह आसान है। क्यों? मैंने सोचा, क्योंकि एप्रैम ब्लैक मेरे पिता के दादा थे और क्विल अटेरा मेरी माँ के दादा थे। क्विल? मैंने असमंजस में पूछा। उसके परदादा, जेकब ने स्पष्ट किया। जिस क्विल को आप जानते हैं, वह मेरा दूसरा चचेरा भाई है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके परदादा कौन थे? क्योंकि एप्रैम और क्विल आखिरी पैक में थे। लेवी उले तीसरे नंबर पर थे। ये दोनों तरफ से मेरे खून में है। मुझे कभी मौका नहीं मिला, जैसे क्विल के पास कोई मौका नहीं है। उसके चेहरे पर उदासी थी। सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने उसे खुश करने की उम्मीद में पूछा। सबसे अच्छी बात, उन्होंने अचानक फिर मुस्कुराते हुए कहा, गति है। मोटरसाइकिल से बेहतर। उन्होंने उत्साह से सिर हिलाया। कोई तुलना नहीं है। आप कितनी तेजी से भागो? उसने मेरा सवाल पूरा किया। काफी तेज। मैं इसे किससे माप सकता हूँ? हमने पकड़ लिया। उसका नाम क्या था? लॉरेंट। मुझे लगता है कि यह आपके लिए किसी और से ज्यादा मायने रखता है। मेरे लिए इसका कुछ मतलब था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भेड़िए पिशाच से भी तेज दौड़ सकते हैं। जब कुलेन भागे तो वे तेजी से अदृश्य हो गए। तो मुझे कुछ बताओ। नहीं जानते, उसने कहा। पिशाचों के बारे में कुछ। उनके आसपास रहना तुम्हें कैसा लगता था? क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता था? नहीं, मैंने रूखेपन से कहा। मेरी आवाज सुनकर वह एक क्षण के लिए सोच में पड़ गया। बताओ, तुम्हारे खून चूसने वाले ने जेम्स को क्यों मारा? उसने अचानक पूछा। जेम्स मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। यह उसके लिए एक खेल की तरह था। वह हार गया। क्या तुम्हें पिछली वसंत ऋतु याद है जब मैं फीनिक्स के अस्पताल में था? जेकब ने सांस रोककर कहा। वह इतना करीब आ गया। वह बहुत बहुत करीब आ गया था। मैंने अपने घाव को सहलाया। जेकब ने देखा,
क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। वह क्या है? उसने मेरे दाहिने हाथ को देखते हुए हाथ बदले। यह तुम्हारा अजीब निशान है, ठंडा वाला। उसने उसे नई आंखों से करीब से देखा और चौंक गया। हाँ, ये वही है जो तुम सोच रहे हो, मैंने कहा। जेम्स ने मुझे काटा। उसकी आंखें उभरी हुई थीं और उसका चेहरा लाल सतह के नीचे एक अजीब पीला रंग ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बीमार होने वाला है। लेकिन अगर उसने तुम्हें काट लिया तो क्या तुम्हें नहीं होना चाहिए? उसका गला भर आया। एडवर्ड ने मुझे 2 बार बचाया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने जहर चूस लिया, जैसे रेटलस्नेक से किया जाता है। मैं दर्द से कराह उठा, जो छेद के किनारों पर फैल गया। लेकिन मैं अकेला नहीं था जो कांप रहा था। मैं जेकब के पूरे शरीर को अपने बगल में कांपता हुआ महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि कार भी हिल रही थी। सावधान, जैक, आराम से, नीचे आओ। हाँ, उसने हाँफते हुए कहा। शांत। उसने जल्दी से अपना सिर आगे पीछे हिलाया। एक पल के बाद केवल उसके हाथ कांप रहे थे। आप ठीक हैं? हाँ, लगभग। मुझे कुछ और बताओ। मुझे सोचने के लिए कुछ और दो। आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ध्यान लगा रहा था। मुझे लगता है कि अतिरिक्त सामान। क्या किसी अन्य कलन के पास अतिरिक्त प्रतिभाएं थीं, जैसे मन पढ़ना? मैं एक पल के लिए झिझका। मुझे लगा कि यह सवाल वह अपने जासूस से पूछेगा, अपने दोस्त से नहीं। लेकिन जो मैं जानता था उसे छिपाने का क्या मतलब था? अब ये कोई मायने नहीं रखता था और इससे उसे खुद पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। इसलिए मैंने जल्दी से बात की। मेरे दिमाग में एमिली के बर्बाद चेहरे की छवि थी और मेरी बाहों पर बाल खड़े हो गए थे। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि लाल भूरे रंग का भेड़िया खरगोश के अंदर कैसे फिट होगा। जेकब अगर अब बदल गया तो पूरे गराज को तहस नहस कर देगा। जेस्पर अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता था। किसी बुरे तरीके से नहीं, बस किसी को शांत करने के लिए, उस तरह की चीज। शायद इससे पॉल को बहुत मदद मिलेगी, मैंने कमजोर तरीके से चिढ़ाते हुए कहा। और फिर एलिस उन चीजों को देख सकती थी जो होने वाली थीं। भविष्य, आप जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब कोई अपना रास्ता बदलता है तो वह जो चीजें देखती थी, वे बदल जाती थीं। जैसे उसने मुझे मरते हुए देखा था और उसने मुझे उनमें से एक बनते हुए देखा था। 2 चीजें जो नहीं हुईं और एक जो कभी नहीं होगी। मेरा सिर घूमने लगा। मैं हवा से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं खींच पा रहा था। फेफड़े नहीं थे। जेकब अब पूरी तरह से नियंत्रण में था, मेरे बगल में एकदम शांत था। तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने पूछा। उसने मेरी एक बांह को हल्के से खींचा, जो मेरी छाती के चारों ओर बंधी हुई थी, और फिर जब वह आसानी से ढीली नहीं हुई तो उसने हार मान ली। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने उन्हें हिला दिया था। तुम ऐसा तब करते हो जब तुम परेशान होते हो। क्यों? उनके बारे में सोचना दुखदाई है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे मैं टूट रहा हूँ। टुकड़े। यह विचित्र था कि अब मैं जेकब को कितना कुछ बता सकती थी। हमारे पास अब कोई रहस्य नहीं था। उसने मेरे बाल सहलाए। कोई बात नहीं, बेला, कोई बात नहीं। मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मैं ठीक हूँ, मैंने हौंफते हुए कहा। ऐसा हमेशा होता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जेकब ने कहा, हम दोनों एक साथ बहुत ही उलझे हुए जोड़े हैं, है न? हम दोनों में से कोई भी एक साथ ठीक से नहीं रह सकता। दयनीय, मैंने सहमति जताते हुए कहा। अभी भी मेरी सांस फूल रही थी। उन्होंने कहा, कम से कम हमारे पास एक दूसरे हैं। इस विचार से उन्हें स्पष्ट रूप से सांत्वना मिली। मुझे भी तसल्ली हुई। कम से कम ये तो है, मैंने सहमति जताई। और जब हम साथ थे तो सब ठीक था। लेकिन जेकब के पास एक भयानक, खतरनाक काम था जिसे करने के लिए वह मजबूर था, और इसलिए मैं अक्सर अकेली रहती थी, सुरक्षा के लिए लापुश में फंसी रहती थी। मेरे पास अपनी चिंताओं से ध्यान हटाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मुझे अजीब लगा, हमेशा बिली के यहाँ जगह घेरता रहता था।
मैंने अगले हफ्ते होने वाले कैलकुलस टेस्ट के लिए कुछ पढ़ाई की, लेकिन मैं गणित को सिर्फ कुछ समय के लिए ही देख सकता था। जब मेरे पास करने के लिए कुछ स्पष्ट नहीं था, मुझे लगा कि मुझे बिली के साथ बातचीत करते समय सामान्य सामाजिक नियमों का दबाव महसूस करना चाहिए। लेकिन बिली लंबे समय तक चुप्पी बनाए रखने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह अजीबोगरीब स्थिति जारी रही। मैंने बदलाव के लिए बुधवार दोपहर एमिली के घर पर समय बिताने की कोशिश की। पहले तो यह अच्छा लगा। एमिली एक खुशमिजाज इंसान थी जो कभी शांत नहीं बैठती थी। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा, जबकि वह अपने छोटे से घर और आंगन में इधर उधर भागती रही, बेदाग फर्श को साफ करती रही, एक छोटी सी घास उखाड़ती रही, टूटे हुए काज को ठीक करती रही, एक पुराने करघे से ऊन की एक डोरी खींचती रही और हमेशा खाना भी बनाती रही। उसने लड़कों की भूख बढ़ने के बारे में हल्की फुल्की शिकायत की, लेकिन ये देखना आसान था कि उसे उनकी देखभाल करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसके साथ रहना मुश्किल नहीं था। आखिरकार अब हम दोनों ही भेड़िया लड़कियां थीं। लेकिन सैम ने कुछ घंटों के बाद मुझे वहां बुलाया। मैं सिर्फ इतना ही रुका कि यह पता लगा सकूं कि जेकब ठीक है और कोई खबर नहीं है, और फिर मुझे भागना पड़ा। उनके आसपास जो प्यार और संतुष्टि का माहौल था, उसे एकाग्र मात्रा में ग्रहण करना मुश्किल था, क्योंकि उसे कम करने के लिए कोई और नहीं था। इस प्रकार मैं समुद्र तट पर भटकता रहा, चट्टानी अर्धचंद्राकार की लंबाई पर बार बार आगे पीछे घूमता रहा। अकेले समय बिताना मेरे लिए अच्छा नहीं था। जेकब के साथ नई ईमानदारी की बदौलत मैं कलन के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा था और सोच रहा था। चाहे मैंने खुद को विचलित करने की कितनी भी कोशिश की हो और मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था, मैं ईमानदारी से और बेहद चिंतित था जेकब और उसके भेड़िया भाइयों के बारे में। मैं चाली और अन्य लोगों के लिए भयभीत था जो सोचते थे कि वे जानवरों का शिकार कर रहे हैं। मैं अंदर जा रहा था, जेकब के साथ और भी गहराई से, बिना सचेत रूप से उस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किए, और मुझे नहीं पता था कि इसके बारे में क्या करना है। इनमें से कोई भी बहुत वास्तविक, बहुत विचार करने योग्य, बहुत दबाव वाली चिंताएं मेरे सीने में दर्द से मेरा ध्यान लंबे समय तक नहीं हटा सकीं। आखिरकार मैं अब और नहीं चल सकता था, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं अर्धशुष्क चट्टानों के एक टुकड़े पर बैठ गया और एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। जेकब ने मुझे ऐसे ही पाया, और मैं उसके चेहरे के भाव से बता सकती थी कि वह मुझे समझ गया है। माफ करें, उसने तुरंत कहा। उसने मुझे जमीन से ऊपर खींचा और दोनों हाथों से मेरे कंधों को लपेट लिया। मुझे तब तक एहसास नहीं हुआ था कि मैं ठंडा था। उसकी गर्मी से मैं कांप उठा, लेकिन कम से कम मैं उसके साथ सांस तो ले सकता था। मैं तुम्हारी वसंत ऋतु की छुट्टियां बर्बाद कर रहा हूं, जेकब ने खुद पर आरोप लगाते हुए कहा जब हम समुद्र तट की ओर वापस जा रहे थे। नहीं, अब नहीं है। मेरी कोई योजना नहीं थी। वैसे भी मुझे वसंत ऋतु की छुट्टियां पसंद नहीं हैं। मैं कल सुबह छुट्टी ले लूंगा। बाकी लोग मेरे बिना भी दौड़ सकते हैं। हम कुछ मज़ेदार करेंगे। ये शब्द मेरे जीवन में अभी बेमेल लग रहा था, मुश्किल से समझ में आने वाला, विचित्र। मज़ा, मस्ती ही वह चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। उसने ऊपर उठती हुई ग्रे लहरों को देखते हुए सोचा। जैसे ही उसकी आंखें क्षितिज को स्कैन करती हैं, उसे प्रेरणा की एक चमक दिखाई देती है। समझ गया, वह गर्व से बोला। एक और वादा निभाना है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और समुद्र तट के दक्षिणी किनारे की ओर इशारा किया, जहां सपाट, चट्टानी अर्धचंद्राकार आकृति खड़ी समुद्री चट्टानों से टकराकर समाप्त हो गई थी। मैं बिना कुछ समझे देखता रहा। क्या मैंने तुम्हें चट्टान पर गोते लगाने का वादा नहीं किया था? मुझे कपकपी हो आई। हाँ, बहुत ठंड होगी आज, जितनी ठंड नहीं। क्या आप मौसम में बदलाव महसूस कर सकते हैं? दबाव, कल मौसम गर्म होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? गहरा पानी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था और इस कोण से देखने पर चट्टानें पहले से भी अधिक ऊंची लग रही थीं। लेकिन एडवर्ड की आवाज़ सुने हुए मुझे कई दिन हो गए थे। शायद यही समस्या का एक हिस्सा था। मैं अपने भ्रम की आवाज़ का आदी हो चुका था। अगर मैं बहुत लंबे समय तक उनके बिना रहता तो इससे हालात और भी खराब हो जाते।
चट्टान से कूदना निश्चित रूप से उस स्थिति को ठीक कर सकता था। जरूर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मजा आएगा। यह एक डेट है, उन्होंने कहा और अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। ठीक है, अब चलो, तुम्हें कुछ देर सोने देते हैं। मुझे ये पसंद नहीं आया कि उसकी आंखों के नीचे के घेरे उसकी त्वचा पर स्थायी रूप से उभरने लगे थे। मैं अगली सुबह जल्दी उठा और चुपके से कपड़े बदलकर ट्रक में रख दिए। मुझे लग रहा था कि चार्ली आज की योजना को उतना ही पसंद करेगा जितना कि मोटरसाइकिल को। अपनी सारी चिंताओं से ध्यान हटाने के विचार ने मुझे लगभग उत्साहित कर दिया था। शायद यह मजेदार होगा। जेकब के साथ डेट, एडवर्ड के साथ डेट। मैं मन ही मन हंसा। जैक जो चाहे कह सकता था कि हम दोनों एक गड़बड़ जोड़ी हैं। मैं ही वास्तव में गड़बड़ थी। मैंने वेयरवुल्फ को बिल्कुल सामान्य बना दिया। मुझे उम्मीद थी कि जेकब मुझसे सामने आकर मिलेगा, जैसा कि वह आमतौर पर तब करता था जब मेरा शोरगुल वाला ट्रक मेरे आने की घोषणा करता था। जब वह नहीं आया, तो मैंने अनुमान लगाया कि वह अभी भी सो रहा होगा। मैं इंतजार करूंगा, उसे जितना हो सके उतना आराम करने दूंगा। उसे नींद की जरूरत थी और इससे दिन को थोड़ा और गर्म होने का समय मिलेगा। हालांकि जैक मौसम के बारे में सही था, रात में मौसम बदल गया था। बादलों की एक मोटी परत अब वातावरण पर भारी पड़ रही थी, जिससे ये लगभग उमस भरा हो गया था। ये ग्रे कंबल के नीचे गर्म और करीब था। मैंने अपना स्वेटर ट्रक में ही छोड़ दिया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आओ, बेला, बिली ने कहा। वह रसोई घर की मेज पर बैठा ठंडा अनाज खा रहा था। जैक सो रहा है? नहीं। उसने अपना चम्मच नीचे रख दिया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं उसके चेहरे के भाव से बता सकता था कि कुछ हुआ है। एम्ब्री, जेरेड और पॉल ने आज सुबह सुबह एक नया रास्ता पार किया। सैम और जैक मदद के लिए निकल पड़े। सैम को उम्मीद थी उसने खुद को पहाड़ों के पास सुरक्षित कर लिया है। उसे लगता है कि उनके पास इसे पूरा करने का अच्छा मौका है। ओह नहीं, बिली, मैंने फुसफुसाया। ओह नहीं, वह गहरी और धीमी हंसी में बोला, क्या तुम्हें लापुश इतना पसंद है कि तुम अपना वाक्य यहीं बढ़ाना चाहते हो? मजाक मत करो, बिली। ये बहुत डरावना है। तुम सही हो, उसने सहमति जताते हुए कहा, फिर भी वह संतुष्ट था। उसकी बूढ़ी आंखों से पढ़ना असंभव था। यह मुश्किल है। मैंने अपना होंठ काटा। यह उनके लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सैम जानता है कि वह क्या कर रहा है। आपको ही चिंता करनी चाहिए। पिशाच उनसे लड़ना नहीं चाहता। वो बस उनसे बचने का रास्ता ढूंढ रही है। आपके लिए। सैम को कैसे पता कि वह क्या कर रहा है? मैंने पूछा, उसकी चिंता को दरकिनार करते हुए। उन्होंने सिर्फ एक वैम्पायर को मारा है जो किस्मत से हो सकता था। हम जो भी करते हैं, उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, बेला। कुछ भी नहीं भूला गया है। उन्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत है, वह पीढ़ियों से पिता से बेटे को दिया गया है। इससे मुझे वह सुकून नहीं मिला जैसा कि वह चाहता था। विक्टोरिया की जंगली बिल्ली जैसी जानलेवा याद मेरे दिमाग में बहुत मजबूत थी। अगर वह भेड़ियों से बच नहीं पाती, तो वह अंततः उनके बीच से निकलने की कोशिश करती। बिली वापस अपने नाश्ते पर चला गया। मैं सोफे पर बैठ गया और टीवी चैनलों को बिना किसी उद्देश्य के बदलता रहा। यह ज्यादा देर तक नहीं चला। मैं छोटे से कमरे में बंद महसूस करने लगा, घुटन महसूस करने लगा। इस बात से परेशान था कि मैं पर्दे वाली खिड़कियों से बाहर नहीं देख पा रहा था। मैं समुद्र तट पर रहूंगा, मैंने बिली से अचानक कहा और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर रहने से मुझे उतनी मदद नहीं मिली जितनी मैंने उम्मीद की थी। बादलों ने एक अदृश्य भार के साथ नीचे धकेल दिया जिससे क्लॉस्ट्रोफोबिया कम नहीं हो पाया। जब मैं समुद्र तट की ओर चला तो जंगल अजीब तरह से खाली लग रहा था। मुझे कोई जानवर नहीं दिखा, कोई पक्षी नहीं, कोई गिलहरी नहीं। मैं किसी पक्षी की आवाज़ भी नहीं सुन सका। सन्नाटा भयानक था, पेड़ों में हवा की आवाज़ भी नहीं थी। मुझे पता था कि यह सब सिर्फ मौसम की वजह से था, लेकिन फिर भी इसने मुझे बेचैन कर दिया। वायुमंडल का भारी,
गर्म दबाव मेरी कमजोर मानवीय इंद्रियों को भी महसूस हो रहा था और इसने तूफान विभाग में किसी बड़ी चीज का संकेत दिया। आसमान पर एक नज़र ने इसकी पुष्टि की, जमीन पर हवा की कमी के बावजूद बादल धीमी गति से घूम रहे थे। सबसे नज़दीकी बादल धुएं के रंग के थे, लेकिन दरारों के बीच मैं एक और परत देख सकता था जो एक भयानक बैंगनी रंग की थी। आसमान ने आज के लिए एक भयंकर योजना बनाई थी। जानवर बनकर में छिपे होंगे। जैसे ही मैं समुद्र तट पर पहुंचा, मैंने सोचा कि काश मैं यहाँ न आता, मैं पहले ही इस जगह से ऊब चुका था। मैं यहाँ लगभग हर दिन अकेले भटकता रहता था। क्या यह मेरे बुरे सपनों से इतना अलग था? लेकिन और कहाँ जाना था? मैं नीचे उतरा और लकड़ी के पेड़ के किनारे बैठ गया ताकि मैं उलझी हुई जड़ों के सहारे झुक सकूं। मैं गुस्से से भरे आसमान को देखता रहा और पहली बूंदों के शांत होने का इंतजार करता रहा। मैंने जेकब और उसके दोस्तों के खतरे के बारे में न सोचने की कोशिश की, क्योंकि जेकब को कुछ नहीं हो सकता था। यह विचार असहनीय था। मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। क्या भाग्य बची हुई शांति के कुछ टुकड़ों को भी ले लेगा? यह अनुचित, असंतुलित लग रहा था, लेकिन शायद मैंने उल्लंघन किया था। किसी अज्ञात नियम ने किसी ऐसी सीमा को पार कर लिया था जिसने मुझे दोषी ठहराया था। शायद मिथकों और किंवदंतियों में इतना उलझना, मानव दुनिया से मुंह मोड़ना गलत था। शायद नहीं, जेकब को कुछ नहीं होगा। मुझे इस पर विश्वास करना होगा, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने कराहते हुए कहा और लॉग से कूद गया। मैं स्थिर नहीं बैठ सकता था, ये चहलकदमी से भी बदतर था। मैं आज सुबह एडवर्ड को सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। ऐसा लग रहा था कि यही एक ऐसी चीज है जो इस दिन को सहने लायक बना सकती है। ये छेद हाल ही में सड़ रहा था, जैसे कि यह उन दिनों का बदला ले रहा हो जब जेकब की मौजूदगी ने इसे वश में किया था। किनारे जल रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, लहरें तेज होती गईं, चट्टानों से टकराने लगी, लेकिन अभी भी हवा नहीं थी। मुझे लगा कि मैं तूफान के दबाव में फंस गया हूँ। मेरे चारों ओर सब कुछ घूम रहा था, लेकिन मैं जहाँ खड़ा था, वहाँ बिल्कुल शांति थी। हवा में एक हल्का सा विद्युत आवेश था। मैं अपने बालों में स्थिरता महसूस कर सकता था। दूर जाकर देखा तो लहरें किनारे से भी ज्यादा उग्र थीं। मैं उन्हें चट्टानों की रेखा से टकराते हुए देख सकता था, जो समुद्र के झाग के बड़े बड़े सफ़ेद बादल आसमान में उड़ा रही थीं। हवा में अभी भी कोई हलचल नहीं थी, हालांकि बादल अब और तेजी से घूम रहे थे। ये भयावह लग रहा था, जैसे बादल अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हों। मैं कांप उठा, हालांकि मुझे पता था कि यह सिर्फ दबाव की चाल थी। चट्टानें आसमान के सामने चाकू की धार की तरह थीं। उन्हें देखते हुए मुझे वह दिन याद आ गया जब जेकब ने मुझे सैम और उसके गिरोह के बारे में बताया था। मैंने उन लड़कों के बारे में सोचा जो वेयरवुल्फ थे, खुद को खाली हवा में फेंक रहे थे। गिरते हुए सर्पिल आकृतियों की छवि अभी भी मेरे दिमाग में स्पष्ट थी। मैंने गिरने की पूरी आज़ादी की कल्पना की। मैंने कल्पना की कि एडवर्ड की आवाज़ मेरे सिर में कैसी होगी, उग्र, मखमली, परिपूर्ण। मेरी छाती में जलन दर्दनाक रूप से भड़क उठी। इसे शांत करने का कोई न कोई तरीका तो होना ही चाहिए। दर्द हर पल असहनीय होता जा रहा था। मैं चट्टानों और टूटती लहरों को घूर रहा था। तो क्यों नहीं, अभी ही क्यों न बुझा दिया जाए? जेकब ने मुझसे चट्टान पर गोते लगाने का वादा किया था, है न? सिर्फ इसलिए कि वह उपलब्ध नहीं था। क्या मुझे वह मनोरंजन छोड़ देना चाहिए जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जेकब अपनी जान जोखिम में डाल रहा था? असल में ये जोखिम मेरे लिए था। अगर मैं न होता तो विक्टोरिया यहाँ लोगों को नहीं मार रही होती, बस कहीं और, बहुत दूर। अगर जेकब को कुछ हुआ तो यह मेरी गलती होगी। इस एहसास ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई और मैं वापस बिली के घर की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़ पड़ा, जहां मेरा ट्रक इंतजार कर रहा था। मैं चट्टानों के सबसे करीब से गुजरने वाली गली का रास्ता जानता था, लेकिन मुझे उस छोटे रास्ते की तलाश करनी थी जो मुझे चट्टान तक ले जाए। जैसे जैसे मैं उस पर आगे बढ़ता गया, मैंने मोड़ या दोराहे की तलाश की, ये जानते हुए कि जैक ने मुझे ऊपर की बजाय नीचे की ओर ले जाने की योजना बनाई थी,
लेकिन रास्ता एक पतली सी एकल रेखा में घुमावदार था और कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास नीचे जाने का दूसरा रास्ता खोजने का समय नहीं था क्योंकि अब तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा था। हवा आखिरकार मुझे छूने लगी थी, बादल जमीन के करीब आ रहे थे। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां गंदगी वाला रास्ता पत्थर की चट्टान में फैल गया था, पहली बूंदें टूटकर मेरे चेहरे पर छलक गईं। खुद को ये समझाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता खोजने का समय नहीं है। मैं ऊपर से कूदना चाहता था। यही वह छवि थी जो मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं लंबे समय तक गिरना चाहता था जो उड़ने जैसा महसूस हो। मुझे पता था कि यह मेरी अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी, सबसे लापरवाह हरकत थी। इस विचार ने मुझे मुस्कुरा दिया। दर्द पहले से ही कम हो रहा था, जैसे कि मेरे शरीर को पता था कि एडवर्ड की आवाज़ बस कुछ सेकंड दूर थी। जब मैं पेड़ों के बीच रास्ते पर था, तो मुझे समुद्र बहुत दूर लग रहा था, किसी तरह पहले से भी ज़्यादा दूर। जब मैंने पानी के संभावित तापमान के बारे में सोचा तो मेरा चेहरा उदास हो गया। लेकिन मैं इसे अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता था। अब हवा तेज़ हो गई, जिससे बारिश मेरे चारों ओर भंवर में बदल गई। मैं किनारे की ओर बढ़ा, अपनी आंखें मेरे सामने खाली जगह पर टिकाए हुए। मेरे पैर की उंगलियां बिना सोचे समझे आगे की ओर बढ़ रही थीं। जब भी वे चट्टान के किनारे से टकराती तो उसे सहलाती। मैंने एक गहरी सांस खींची और उसे रोक लिया, इंतजार करते हुए। बेला, मैं मुस्कुराया और सांस छोड़ी। हाँ, मैंने जोर से जवाब नहीं दिया, इस डर से कि मेरी आवाज़ की आवाज़ सुंदर भ्रम को तोड़ देगी। वह इतना वास्तविक, इतना करीब लग रहा था। ये केवल तब था जब वह इस तरह से अस्वीकार कर रहा था कि मैं उसकी आवाज़ की सच्ची याद को सुन सकता था। मखमली बनावट और संगीतमय लहजे जो सभी आवाज़ों में सबसे परिपूर्ण थे। उन्होंने विनती करते हुए कहा, ऐसा मत करो। मैंने उसे याद दिलाया कि तुम चाहते थे कि मैं इंसान बनूं। खैर, मेरी बात पर ध्यान दो। मेरे लिए, लेकिन तुम किसी भी अन्य तरीके से मेरे साथ नहीं रहोगे। कृपया। ये बस बहती बारिश में एक फुसफुसाहट थी जिसने मेरे बालों को उछाल दिया और मेरे कपड़ों को भिगो दिया, मुझे इतना गीला कर दिया जैसे कि ये दिन की मेरी दूसरी छलांग थी। मैं अपने पैरों के एड़ियों पर लुढ़क गया। नहीं, बेला, अब वह क्रोधित था, और उसका क्रोध बहुत प्यारा था। मैंने मुस्कुराकर अपनी बाहें सीधी फैला दी, मानो मैं गोता लगाने जा रहा हूँ, अपना चेहरा बारिश में ऊपर उठा रहा हूँ। लेकिन ये सार्वजनिक पूल में सालों तक तैरने की आदत से बहुत गहरा हो चुका था। पहली बार मैं आगे की ओर झुका और ज्यादा स्प्रिंग पाने के लिए झुक गया, और मैं चट्टान से नीचे गिर गया। मैं खुली हवा में उल्का की तरह नीचे गिरते हुए चीखा, लेकिन ये चीख डर की नहीं बल्कि उत्साह की थी। हवा ने प्रतिरोध किया, अजेय गुरुत्वाकर्षण से लड़ने की व्यर्थ कोशिश की, मुझे धकेला और मुझे पृथ्वी पर गिरते रॉकेट की तरह सर्पिल में घुमाया। हाँ, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था जब मैं पानी की सतह पर से गुजर रहा था। ये बर्फीला था, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ठंडा, और फिर भी ठंड ने सिर्फ नशे को और बढ़ा दिया। मैं खुद पर गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि मैं बर्फीले काले पानी में और गहराई तक उतर रहा था। मुझे एक पल भी डर नहीं लगा, बस शुद्ध एड्रेनालाइन था। सच में, गिरना बिल्कुल भी डरावना नहीं था। चुनौती कहाँ थी? तभी कर्च ने मुझे जकड़ लिया। मैं चट्टानों के आकार, उनके ऊंचे, सीधे चेहरों के स्पष्ट खतरे से इतना ग्रस्त था कि मुझे इंतजार कर रहे काले पानी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि असली खतरा मेरे बहुत नीचे, उफनती लहरों के नीचे छिपा हुआ था। ऐसा लगा जैसे लहरें मुझ पर हमला कर रही हों, मुझे अपने बीच आगे पीछे झटक रही हों, मानो वे मुझे दो हिस्सों में बांटकर साझा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। मुझे रिपटाइड से बचने का सही तरीका पता था, किनारे के लिए संघर्ष करने के बजाय समुद्र तट के समानांतर तैरना। लेकिन जब मुझे नहीं पता था कि किनारा किस तरफ है, तो इस ज्ञान से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो ये भी नहीं बता पा रहा था कि सतह किस ओर है। हर तरफ गुस्से से भरा पानी काला था, मुझे ऊपर की ओर ले जाने के लिए कोई चमक नहीं थी।
गुरुत्वाकर्षण जब हवा से प्रतिस्पर्धा करता था तो वह बहुत शक्तिशाली होता था, लेकिन लहरों पर उसका कोई असर नहीं होता था। मुझे नीचे की ओर खिंचाव या किसी भी दिशा में डूबने का एहसास नहीं हो रहा था। सिर्फ धारा की मार जो मुझे चित्रे की गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक रही थी। मैंने अपनी सांस को अंदर रखने के लिए अपने होठों को ऑक्सीजन के आखिरी भंडार पर बंद रखने के लिए संघर्ष किया। मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि एडवर्ड के बारे में मेरा भ्रम था। वह मुझ पर इतना एहसानमंद था, ये देखते हुए कि मैं मर रहा था। मैं इस बात से हैरान था कि यह ज्ञान कितना पक्का था। मैं डूबने वाला था, मैं डूब रहा था। तैरते रहो, एडवर्ड ने मेरे मन में आग्रहपूर्वक विनती की। कहाँ? वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। तैरने के लिए कोई जगह नहीं थी। बंद करो, उसने आदेश दिया। तुम हार मानने की हिम्मत मत करना। पानी की ठंडक से मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। मुझे पहले की तरह झटके महसूस नहीं हो रहे थे। अब मुझे बस चक्कर आ रहा था, पानी में बेबस होकर चक्कर खा रहा था। लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। मैंने अपनी बाहों को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, अपने पैरों को जोर से किक करने के लिए, हालांकि हर पल मैं एक नई दिशा की ओर देख रहा था। इससे कोई फायदा नहीं हो सकता था। इसका क्या मतलब था? लड़ो, वह चिल्लाया। लानत है, बेला, लड़ते रहो। क्यों? मैं अब और नहीं लड़ना चाहता था। और यह चक्कर आना, या ठंड लगना, या मांसपेशियों के थक जाने से मेरी भुजाओं का कमजोर होना नहीं था, जिसने मुझे वहीं रहने के लिए संतुष्ट कर दिया जहां मैं था। मैं लगभग खुश था कि यह खत्म हो गया। यह मेरे द्वारा सामना की गई अन्य मौतों की तुलना में एक आसान मौत थी। अजीब तरह से शांतिपूर्ण। मैंने कुछ समय के लिए उन रूढ़ियों के बारे में सोचा, जिनके बारे में कहा जाता है कि आपको अपनी आंखों के सामने अपने जीवन को देखना चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली था। वैसे भी कौन दोबारा देखना चाहता था? मैंने उसे देखा और मेरे अंदर लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। यह इतना स्पष्ट था, किसी भी स्मृति से कहीं ज्यादा परिभाषित। मेरे अवचेतन ने एडवर्ड को दोषरहित विवरण में संग्रहीत कर रखा था, उसे इस अंतिम क्षण के लिए बचाकर रखा था। मैं उसका संपूर्ण चेहरा देख सकता था जैसे कि वह वास्तव में वहां था। उसकी बर्फीली त्वचा की सटीक छाया, उसके होठों का आकार, उसके जबड़े की रेखा, उसकी उग्र आंखों में चमकता हुआ सुनहरा रंग। वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित था कि मैं हार मान रहा था। उसके दांत भींचे हुए थे और उसके नथुने क्रोध से भड़के हुए थे। नहीं, बेला, नहीं। मेरे कान बर्फीले पानी से भर गए थे, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और उसकी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित किया। जब मैं जहां था, वहां इतना खुश था, तो मैं क्यों लड़ूं? भले ही मेरे फेफड़े ज्यादा हवा के लिए जल रहे थे और बर्फीली ठंड में मेरे पैर ऐंठ रहे थे, मैं संतुष्ट था। मैं भूल गया था कि असली खुशी कैसी होती है। खुशी, इसने मरने की पूरी प्रक्रिया को काफी सहनीय बना दिया। उस पर धारा ने जीत हासिल कर ली। मुझे अचानक किसी कठोर चीज से टकराया, एक चट्टान जो अंधेरे में अदृश्य थी। इसने मुझे सीने पर जोरदार तरीके से मारा, लोहे की छड़ की तरह मुझ पर जोरदार प्रहार किया, और सांस मेरे फेफड़ों से निकल गई, चांदी के बुलबुलों के एक मोटे बादल में बाहर निकल गई। पानी मेरे गले में भर गया, दम घुटने लगा और जलन होने लगी। लोहे की छड़ मुझे खींचती हुई लग रही थी, मुझे एडवर्ड से दूर, अंधेरे में, समुद्र तल पर खींच रही थी। अलविदा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही मेरा अंतिम विचार था।